टॉपर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 18वीं सदी के भारत के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरेंगे जहां एक शक्तिशाली साम्राज्य ने उस समय के सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 30 साल से ज्यादा तक नाको चने चबवा दिया। हम बात कर रहे हैं आंग्ल मैसूर युद्धों की और दो असाधारण शासकों की, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। और ये सिर्फ लड़ाइयों और संधियों की कहानी नहीं है, इसमें आपको महत्वाकांक्षा दिखेगी, जबरदस्त कूटनीति दिखेगी और वो जुनून दिखेगा जिसने दक्षिण भारत में अंग्रेजों के बढ़ते कदमों पर एक लंबे समय के लिए ब्रेक लगा दिया था। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन युद्धों की पूरी तस्वीर पेश करते हैं, उनकी वजहों से लेकर उनके नतीजों तक। आज हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर मैसूर राज्य इतना शक्तिशाली बना कैसे और ऐसी क्या वजहें थीं कि आखिर में उसका पतन हो गया। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक मामूली सिपाही से शासक बने हैदर अली ने मैसूर को इतनी बड़ी ताकत कैसे बना दिया कि अंग्रेजों को उसे हराने के लिए एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार जंगें लड़नी पड़ी। ये सवाल ही पूरे कहानी का दिल है और इसका जवाब हैदर अली के किरदार और उसकी सोच में छिपा है, जो कह सकते हैं कि अपने समय से बहुत आगे की थी। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बीच में। हमारे स्रोत बताते हैं कि मैसूर पर वॉडियार वंश का राज तो था, लेकिन वो बस नाम के राजा थे। असली ताकत जो थी वो सेनापति नंजराज के हाथ में थी और इसी माहौल में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ था हैदर अली। और यहाँ दिलचस्प बात है, हैदर अली का अपनी काबिलियत के दम पर ऊपर उठना है। वो सिर्फ एक अच्छा लड़ाका नहीं था, बल्कि एक बेहतरीन रणनीतिकार था। उसे समझ आ रहा था कि जमाना बदल रहा है। 1755 में जब वो डिंडीगुल का फौजदार बना तो उसने एक ऐसा काम किया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं रहा था। उसने फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार यानी एक मॉडर्न आर्सेनल की स्थापना की। एक मिनट, ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। उस जमाने में जब ज्यादातर भारतीय रियासतें अपनी पुरानी तलवारों और घुड़सवारों पर ही निर्भर थीं, कोई फ्रांसीसियों से मिलकर मॉडर्न हथियार और तोपें बनवा रहा है, ये सिर्फ दूर की सोच थी या फिर कोई मजबूरी? बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों था। हैदर जानता था कि उसकी सेना मराठों की तरह विशाल नहीं है, तो उसने अपनी कमी को ही अपनी ताकत बनाया। उसे पता था कि यूरोपीय ताकतों का राज उनके विशाल घोड़ों या सैनिकों में नहीं, बल्कि उनकी तकनीक और अनुशासन में है। वो सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा था, वो उनकी युद्ध शैली, उनकी ट्रेनिंग को अपना रहा था। इसी ताकत के दम पर उसने अपनी हैसियत इतनी बढ़ा ली कि 1761 तक वो नंदराज को किनारे करके मैसूर का असली शासक बन बैठा। और शासक बनते ही अंग्रेजों की नजर उस पर पड़ गई होगी। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1767 से 69, उसकी जमीन यहीं से तैयार हुई। बिल्कुल। अंग्रेजों को अपने पड़ोस में एक इतना महत्वाकांक्षी और आधुनिक सोच वाला शासक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से मैसूर और मद्रास में बैठी अंग्रेजी सरकार के बीच सीमाओं को लेकर छोटे मोटे झगड़े तो चल ही रहे थे। अंग्रेजों ने सोचा कि इसे शुरुआत में ही कुचल देना बेहतर है, तो उन्होंने सीधे हमला करने के बजाय अपनी पुरानी फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई। हाँ, ये उनकी सबसे कारगर चाल थी। उन्होंने मैसूर के दोनों बड़े पड़ोसियों हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपने साथ मिला लिया। कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म लग रही थी। हैदर अली 3 तरफ से दुश्मनों से घिर गया था। तब तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। उसने इस जाल को तोड़ा कैसे? यहीं पर हैदर अली की सैन्य ताकत से ज्यादा उसका दिमाग चला। उसने लड़ाई हथियारों से नहीं, कूटनीति से लड़ी। उसने मराठों को कुछ इलाके और पैसे का लालच देकर चुप करा दिया और निजाम को यह समझाया कि आज अगर मैसूर गिरेगा तो कल तुम्हारी बारी है। उसने एक साझा दुश्मन का डर पैदा किया और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। कमाल है। मतलब अंग्रेजों ने जो जाल बिछाया था, हैदर अली ने रातों रात बाजी पलटकर उन्हें ही उसमें फंसा दिया। और ऐसा फंसाया कि अंग्रेज युद्ध के मैदान में अकेले रह गए। हैदर ने ना सिर्फ उन्हें बुरी तरह हराया, बल्कि उन्हें खदेड़ते खदेड़ते मद्रास के दरवाजे तक ले आया, जो उनका सबसे बड़ा गढ़ था। मद्रास तक? सोचिए, एक भारतीय शासक उन्हें उनके ही किले में घुसकर चुनौती दे रहा था। ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। जाहिर है उन्हें संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि हुई।
ये अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि थी। इसमें ना सिर्फ एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटाने पड़े, बल्कि एक शर्त ये भी थी कि भविष्य में अगर किसी एक पर कोई तीसरा हमला करता है तो दूसरा उसकी मदद करेगा। अच्छा। इस युद्ध ने अंग्रेजों की अजेय होने की हवा निकाल दी और हैदर अली को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। अच्छा, तो इस संधि में ही अगले टकराव के बीज बो दिए गए थे। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अंग्रेजों ने अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं रखा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कुछ ही साल बाद जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो हैदर ने संधि के तहत अंग्रेजों से मदद मांगी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हैदर को ये धोखा याद रहा और यहीं से दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1780 से 1784 उसकी नींव पड़ी। तो इस बार लड़ाई की वजह क्या बनी? इस बार चिंगारी भड़की माहे नाम के एक छोटे से फ्रांसीसी बंदरगाह से। ये बंदरगाह था तो फ्रांसीसियों का, लेकिन ये हैदर के इलाके में पड़ता था और उसके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि वहीं से फ्रांसीसी मदद और हथियार आते थे। जब अंग्रेजों ने उस पर कब्जा किया तो हैदर ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। और उसने इसका जवाब पूरी ताकत से दिया होगा। कि लड़ाई में अंग्रेज जनरल सर आयाकूट ने हैदर को हरा दिया। ये एक बड़ा झटका था। हाँ, ये एक बड़ा झटका था, पर असली संकट तब आया जब युद्ध के बीच में ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। युद्ध के बीच में लीडर का दुनिया से चले जाना, ये तो किसी भी सल्तनत के लिए तबाही जैसा है। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। ये मैसूर के लिए सबसे नाजुक पल था, लेकिन यही कहानी में टीपू सुल्तान का आगमन होता है। हैदर की मृत्यु की खबर मिलते ही टीपू ने तुरंत बागडोर संभाली और एक पल के लिए भी युद्ध को रुकने नहीं दिया। उसने ये पक्का किया कि पिता की मौत से सेना का मनोबल न टूटे और अंग्रेजों को कोई मौका न मिले। तो पिता की मौत के बाद युद्ध के बीच में टीपू ने कमान संभाली। इस दूसरे युद्ध का अंत कैसे हुआ? ये युद्ध 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। इसका कोई साफ नतीजा नहीं निकला। एक तरह से ये ड्रॉ रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा दिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये टीपू की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। अपने पिता की मौत और एक लंबा युद्ध लड़ने के बावजूद टीपू ने अंग्रेजों को कुछ भी हासिल नहीं करने दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। यहाँ से मंच पूरी तरह टीपू सुल्तान का है, जिससे शेरे मैसूर भी कहा जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो दुनिया में हो रही घटनाओं पर, खासकर फ्रांसीसी क्रांति पर गहरी नजर रखे हुए था। सिर्फ नजर ही नहीं रखे हुए था, वो उन विचारों को अपनी जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनवाया, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का अड्डा माना जाता था। एक मिनट, जैकोबिन क्लब भारत में? हाँ, भारत में। उसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगवाया और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को नागरिक टीपू कहना शुरू किया। ये बात जितनी सुनने में साधारण लगती है उतनी है नहीं। उस जमाने में जहां राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता था, जहां हर तरफ बादशाह और नवाब थे, वहां एक शासक का खुद को नागरिक कहना, ये तो पूरी राजशाही व्यवस्था पर ही सवाल उठाने जैसा था। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये तो एक राजनीतिक क्रांति का ऐलान था। बिल्कुल, और यही बात अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा डरावनी थी। वो एक ऐसे राजा से लड़ सकते थे जो जमीन या पैसा चाहता हो, लेकिन एक ऐसे शासक से कैसे लड़े जो स्वतंत्रता, समानता और गणतंत्र जैसे विचारों की बात कर रहा हो। ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि विचारों की भी बन रही थी। टीपू के 1787 में पादशाह की उपाधि धारण करके ये भी साफ कर दिया कि वो मुगलों के भी अधीन नहीं है, वो एक आजाद और संप्रभु शासक है। उसने अपने राज्य को आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार भी किए। नया कैलेंडर, नए सिक्के, नाप तौल की नई व्यवस्था। वो हर तरह से मैसूर को एक मॉडर्न स्टेट बना रहा था। हाँ, और यही बात अंग्रेजों को कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्हें एक ऐसा मजबूत, स्वतंत्र और आधुनिक सोच वाला भारतीय शासक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो बस एक मौके की तलाश में थे। और ये मौका उन्हें जल्द ही मिल गया, जिससे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1790 से 92 उसकी शुरुआत हुई। इस बार क्या हुआ? तात्कालिक कारण बना टीपू का त्रावणकोर पर हमला, जो अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था। लेकिन असल में नया गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इस बार उसने कोई गलती नहीं की। उसने मराठों और निजाम को साथ मिलाकर एक तगड़ा गठबंधन बनाया और खुद एक बड़ी सेना लेकर श्रीरंगपट्टनम पर चढ़ाई कर दी। और इस बार वो राजधानी तक पहुंचने में कामयाब रहे। हाँ, उन्होंने राजधानी को घेर लिया। टीपू के पास संधि करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और ये संधि 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि
टीपू के लिए एक बहुत बड़ा जख्म साबित हुई। इसकी शर्तें क्या थीं? मुझे अंदाजा है कि ये बहुत अपमानजनक रही होंगी। बहुत ज्यादा। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। उस पर 3 करोड़ रुपए का भारी भरकम युद्ध हर्जाना लगाया गया। 3 करोड़? और शायद सबसे अपमानजनक शर्त ये थी कि जब तक वो हर्जाना नहीं चुका देता, उसे जमानत के तौर पर अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर भेजना पड़ा। अपना आधा राज्य, करोड़ों का हर्जाना और अपने बेटों को दुश्मन के हवाले करना, ये तो किसी भी शासक का स्वाभिमान और हौसला तोड़ने के लिए काफी है। इसने टीपू को तोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर बदले की आग को और भड़का गया। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश खेमे में एक और बड़ा बदलाव आया। लॉर्ड वेलेस्ली नया गवर्नर जनरल बनकर आया, जो कॉर्नवालिस से भी ज्यादा आक्रामक था। उसने आते ही अपनी सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस की नीति लागू की। ये सहायक संधि, ये क्या बला थी? ये एक तरह का मीठा जहर था। इसके तहत अंग्रेज किसी भी भारतीय राज्य को बाहरी हमलों से बचाने की पूरी गारंटी देते थे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है। लेकिन बदले में उस राज्य को अपनी पूरी सेना खत्म करनी होती थी। अपने ही खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना अपनी राजधानी में रखनी होती थी, और अपनी विदेश नीति यानी वो किससे दोस्ती करेंगे और किससे दुश्मनी, ये भी अंग्रेज ही तय करते थे। बाप रे, ये तो सुरक्षा के नाम पर आपकी आजादी ही छीन लेने जैसा है। एक तरह से आपको गुलामी बना लिया। टीपू जैसा इंसान इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? उसने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए गुलामी की शांति से ज्यादा सम्मान की लड़ाई बेहतर थी। वेलेस्ली को बस इसी बहाने का इंतजार था। उसने टीपू के इनकार को ही युद्ध का कारण बना दिया, और 1799 में चौथा और आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि इस बार टीपू बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। मराठे और निजाम, जो कभी उसके पिता के दोस्त हुआ करते थे, अब अंग्रेजों के साथ मिलकर उसी के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने चारों तरफ से एक साथ हमला किया और कुछ ही हफ्तों में श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। और इसका अंत बहुत दुखद हुआ। 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के किले की दीवारों पर लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। कहते हैं उसके आखिरी शब्द थे, भेड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। उसकी मौत के साथ ही मैसूर का लगभग 32 साल लंबा प्रतिरोध भी खत्म हो गया। और मैसूर का क्या हुआ? अंग्रेजों ने फिर से अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने मैसूर पर सीधा कब्जा नहीं किया, बल्कि वाडिया वंश के एक बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया और उस पर वही सहायक संधि थोप दी जिसे टीपू ने अपनी जान देकर भी ठुकरा दिया था। मैसूर अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक रियासत बनकर रह गया। तो ये थी कहानी हैदर अली और टीपू सुल्तान के मैसूर की, एक ऐसे राज्य की जिसने अपनी सैन्य तकनीक, कूटनीति और 2 जबरदस्त नेताओं के दम पर लगभग 32 साल तक दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तारवाद को रोके रखा। ये कहानी सिर्फ हार और जीत की नहीं है, ये भारतीय शासकों के उस प्रतिरोध की है जो उन्होंने बाहरी ताकतों के खिलाफ दिखाया। हैदर की दूरदर्शिता और टीपू की आधुनिक सोच ने मैसूर को उस दौर की एक मिसाल बना दिया था। लेकिन उनका पतन ये भी दिखाता है कि मैसूर का गिरना सिर्फ अंग्रेजों की सैन्य ताकत की वजह से नहीं हुआ, बल्कि भारतीय रियासतों के आपसी बिखराव की वजह से भी हुआ। जब मराठे और निजाम अंग्रेजों के साथ हो गए तो टीपू का पतन लगभग तय हो गया था। बिल्कुल, और यह हमें एक बहुत दिलचस्प क्या होता अगर वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के लिए एक अंतिम विचार यही है। हमारे स्रोत बताते हैं कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति और स्वतंत्रता, सम्मानता और बंधुत्व के विचारों से कितना प्रभावित था। उसने उन विचारों को अपनी राजधानी में जगह भी दी। जरा सोचिए, अगर टीपू 1799 की उस लड़ाई में नहीं हारता और उन आधुनिक विचारों को अपने राज्य में और गहराई से लागू कर पाता, तो दक्षिण भारत का और शायद पूरे भारत का भविष्य कैसा होता? क्या हमें 18वीं सदी में ही एक अलग तरह का ज्यादा आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाला भारतीय राज्य देखने को मिलता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में नहीं, हमारी कल्पना में है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो जाए।